हेलो फ्रेंड्स, बायो एस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको आगे भी ऐसी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिलती रहें। तो कभी आपने खेत में मिट्टी को देखकर सोचा है कि ये तो बस भूरे रंग की मिट्टी है, पर क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट इसी रंग को बिल्कुल सटीक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ डिस्क्राइब करने के लिए एक यूनिवर्सल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? एक ऐसी भाषा जो एक साधारण सी ऑब्जर्वेशन को एक पावरफुल साइंटिफिक डेटा में बदल देती है। आज के इस लेक्चर में हम उसी भाषा को, उसी कोड को डिकोड करेंगे। जरा इस मिट्टी के बारे में सोचिए। आप इसका रंग कैसे बताएंगे? क्या ये लाल है, या थोड़ी पीली लाल, येलोविश रेड, या शायद नारंगी, ऑरेंज? अब देखिए, समस्या यहीं शुरू होती है। जिसे मैं येलो रेड कह रहा हूं, हो सकता है आप उसे ऑरेंज कहें। शब्द जो हैं, वर्ड्स, वो सब्जेक्टिव होते हैं। हर व्यक्ति के लिए उनका मतलब अलग हो सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी पेंट की दुकान पर फोन करके कहें, भैया एक ऐसा रंग चाहिए जो थोड़ा लाल जैसा हो पर उसमें हल्का पीलापन भी हो। वो आपको सही रंग नहीं दे पाएगा, उसे एक कोड चाहिए। इसी तरह साइंस में गीली मिट्टी जैसा भूरा या हल्का लाल जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं होता। पूरी दुनिया की मिट्टियों को समझने के लिए एक सटीक कोड, एक सिस्टम की जरूरत है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक खास रंग का मतलब ब्राजील के साइंटिस्ट के लिए भी वही हो जो इंडिया के साइंटिस्ट के लिए है। तो आज के इस लेक्चर का हमारा प्लान क्या रहेगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम रंग के साथ समस्या क्या है, द प्रॉब्लम विथ कलर, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इसका समाधान यानी मुंसिल चार्ट सॉल्यूशन को समझेंगे। उसके बाद हम इसके 3 मुख्य भागों को एक एक करके डिकोड करेंगे, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। और अंत में हम सीखेंगे कि मिट्टी के इस कोड को पढ़ते कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी विज्ञान हो, चाहे वो खेतीबाड़ी से जुड़ा हो या पुरातत्व, आर्कियोलॉजी से, उसमें ऐसे डाटा की जरूरत होती है जो ऑब्जेक्टिव हो और रिपीटेबल हो, यानी जो तथ्य पर आधारित हो और जिसे बार बार वेरीफाई किया जा सके। रेडिश ब्राउन जैसा डिस्क्रिप्शन ना तो ऑब्जेक्टिव है और ना ही रिपीटेबल। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए इंडिया में बैठे एक साइंटिस्ट एक सॉइल सैंपल को लाइट रेड कहते हैं। अब ब्राजील में बैठे उनके सहयोगी जो अलग सैंपल्स देख रहे हैं, वो कैसे जानेंगे कि लाइट रेड का असली मतलब क्या है? नहीं जान सकते। इसलिए बिना एक यूनिवर्सल सिस्टम के ग्लोबल साइंटिफिक कोलैबोरेशन संभव ही नहीं है। और यहीं पर हमारे हीरो की एंट्री होती है। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में एक अमेरिकन आर्टिस्ट और टीचर जिनका नाम था एल्बर्ट हेनरी मंसल, उन्होंने इस समस्या को सुलझाने का बीड़ा उठाया और उन्होंने रंगों के लिए एक अद्भुत और यूनिवर्सल भाषा का आविष्कार किया। जी, और इसी सिस्टम को मंसल सॉइल कलर चार्ट कहते हैं। ये सिर्फ रंगों का कलेक्शन नहीं है, ये एक बहुत ही आयोजित, हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। ये किसी भी रंग को 3 अलग-अलग गुणों या प्रॉपर्टीज के आधार पर निर्धारित करता है। ये 3 प्रॉपर्टीज हैं, ह्यू, वैल्यू और क्रोमा। एक बार आप इन तीनों को समझ गए तो आप कोई भी कलर कोड आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। शुरुआत करते हैं इसके पहले और सबसे जानी पहचानी प्रॉपर्टी से, ह्यू। ह्यू का सरल अर्थ है मुख्य रंग, जैसे लाल, पीला या नीला। इसे आप किसी रंग की मूल फैमिली यानी उसकी बुनियाद समझ सकते हैं। टेक्निकली बोलें तो ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर है जो लाइट की वेवलेंथ से जुड़ा होता है, पर आप इसे बस फंडामेंटल कलर फैमिली के रूप में याद रखिए। मंसल सिस्टम इसको मिट्टी के लिए बहुत सरल बना देता है। पूरे इंद्रधनुष के रंगों की जगह ये मिट्टी में पाए जाने वाले आम रंगों पर फोकस करता है, जैसे रेड जिसके लिए आर लिखा जाता है, येलो रेड जिसके लिए YR और येलो जिसके लिए Y। हर एक कलर फैमिली को 0 से 10 के स्केल पर बांटा जाता है, जिससे रंगों के बीच का महीन अंतर भी पता चल जाता है। जैसे 5R और 7.5R 2 अलग-अलग लाल रंग के शेड्स हैं। ठीक है, तो हुए से हमें रंग की फैमिली का पता चला, लेकिन उस रंग में हल्कापन या गहरापन कितना है, उसके लिए हम आते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पर, वैल्यू। वैल्यू का सीधा सा मतलब है किसी भी रंग का हल्कापन या गहरापन, यानी लाइटनेस और डार्कनेस। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रंग लाल है या पीला, ये बस उस रंग को काले और सफेद के बीच एक स्केल पर रखता है। वैल्यू का स्केल 0 से शुरू होता है, जो बिल्कुल काले रंग को दर्शाता है, और 10 तक जाता है, जो बिल्कुल सफेद रंग को दर्शाता है। तो अगर किसी मिट्टी की वैल्यू कम है, जैसे 2, तो इसका मतलब है कि वो मिट्टी बहुत गहरी, डार्क कलर की है। और अगर किसी मिट्टी की वैल्यू ज्यादा है, जैसे 8, तो वो मिट्टी हल्के रंग की है।
एग्जाम के लिए याद रखिए, लो वैल्यू मतलब डार्क सॉइल, हाई वैल्यू मतलब लाइट सॉइल। अब तक हमने रंग की फैमिली, ह्यू और उसका हल्कापन या गहरापन, वैल्यू समझ लिया। पर एक चीज अभी भी बाकी है, रंग की तीव्रता यानी इंटेंसिटी। उसके लिए तीसरी प्रॉपर्टी है क्रोमा। और हाँ, अगर आपको ये लेक्चर फायदेमंद लग रहा है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्रोमा किसी रंग की शुद्धता यानी प्योरिटी या उसकी तीव्रता यानी इंटेंसिटी को मापता है। इसे आप रंग की ताकत या विविडनेस भी समझ सकते हैं। ये इस सवाल का जवाब देता है कि ये रंग एक न्यूट्रल ग्रे कलर से कितना अलग है। क्रोमा का स्केल आमतौर पर 0 से 8 तक होता है। अगर किसी रंग का क्रोमा बहुत कम है तो इसका मतलब वो रंग कमजोर, फीका और ग्रे जैसा है, जिसे हम डल कहते हैं। लेकिन अगर किसी रंग का क्रोमा ज्यादा है तो वो रंग बिल्कुल शुद्ध, चमकीला और तीव्र होगा। जैसे एक फीका मिट्टी जैसा लाल रंग और एक आग जैसा चमकीला लाल रंग, इन दोनों के बीच का फर्क क्रोमा बताता है। अक्सर स्टूडेंट्स वैल्यू और क्रोमा में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस अंतर को बिल्कुल साफ कर लेते हैं। ध्यान से सुनिए। वैल्यू मापता है लाइटनेस वर्सेस डार्कनेस को। सवाल है रंग कितना हल्का या गहरा है। इसका स्केल है 0 ब्लैक से 10 व्हाइट। जबकि क्रोमा मापता है प्यूरिटी वर्सेस डलनेस को। यहाँ सवाल है रंग कितना तीव्र या फीका है, और इसका स्केल है 0 ग्रे से 8 प्योर। दोनों ही जरूरी हैं। चलिए, अब हमारे पास तीनों चीजें हैं, ह्यू, वैल्यूज और क्रोमा। अब इन तीनों को जोड़कर मिट्टी के असली कोड को पढ़ना सीखते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यहां देखिए कि ये सब कैसे जुड़ता है। मान लीजिए आपके सामने कोड है 10R 5/8। इसे कैसे पढ़ेंगे? पहला हिस्सा 10R है। ह्यू, ये आपको बताता है कि आपको मंजिल चार्ट की 10 रेड वाली पेज पर जाना है। अब आते हैं फ्रैक्शन पर। इसमें जो ऊपर वाला नंबर है यानी 5, वो है वैल्यू, जो मीडियम लाइटनेस को दर्शाता है। और जो नीचे वाला नंबर है यानी 8, वो है क्रोमा, जो बताता है कि ये रंग बहुत ही प्योर और इंटेंस लाल है। और बस इस एक कोड से पूरी समस्या हल हो गई। अब इस कोड 10R 5/8 के जरिए एक लैब में बैठा साइंटिस्ट दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दूसरे साइंटिस्ट को एक सटीक रंग बता सकता है, और दोनों अपने अपने मंजिल चार्ट में बिल्कुल वही कलर चिप देख रहे होंगे। सारी सब्जेक्टिविटी खत्म। तो चलिए एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। मुंसिल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला ह्यू, जो रंग की फैमिली जैसे रेड बताता है। इसका स्केल आमतौर पर 0 से 10 है। दूसरा वैल्यू, जो लाइटनेस या डार्कनेस बताता है। इसका स्केल 0 से 10 है। और तीसरा क्रोमा, जो रंग की प्योरिटी या इंटेंसिटी बताता है। इसका स्केल आमतौर पर 0 से 8 है। ये तीनों मिलकर हर रंग को एक यूनिक यूनिवर्सल एड्रेस देते हैं। लेकिन सवाल उठता है, इन सब की जरूरत क्या है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मिट्टी का रंग उसकी पूरी कहानी बताता है। उससे ये पता चलता है कि मिट्टी किस चीज से बनी है, उसकी जल धारण क्षमता कैसी है और वो कहाँ से आई है। जैसे क्या मिट्टी का रंग उसकी पेरेंट रॉक से ही आया है, जिसे वैज्ञानिक लिथोक्रोमिक कहते हैं, या फिर क्या रंग समय के साथ अलग अलग बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से बना है, जिसे पेडोक्रोमिक कहते हैं। मंसिल कोड इसका जवाब ढूंढने में मदद करता है। अंत में सारी बात इसी सिद्धांत पर आकर रुकती है। विज्ञान में ऑब्जेक्टिविटी सबसे ऊपर है। मंसिल चार्ट सिर्फ रंगों को नाम नहीं देता, वो रंग को एक ऑब्जेक्टिव वैज्ञानिक भाषा देता है। यह एक सब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन को एक क्वांटिटेटिव डेटा में बदल देता है, जिसे पूरी दुनिया में शेयर, कंपेयर और एनालाइज किया जा सकता है। मंसिल सिस्टम हमें मिट्टी के कई रहस्यों में से सिर्फ एक को खोलने की चाबी देता है। ये सच में सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पैरों के नीचे इस जमीन में और ना जाने कितनी कहानियां छिपी हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि हम उनकी भाषा को सीखें और समझें। तो इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो आपके सभी एग्रीकल्चरल एग्जाम्स के लिए जरूरी है। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का कटाव। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो चुपके चुपके हमारी सबसे कीमती संपदा यानी हमारी मिट्टी को चुरा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम देखेंगे कि सॉइल इरोजन आखिर है क्या। फिर हम समझेंगे कि इसके 2 प्रकार नेचुरल और एक्सेलरेटेड में क्या फर्क है। उसके बाद हम पानी की ताकत पर फोकस करेंगे, जो इरोजन का मुख्य कारण है। फिर हम इसके 4 स्टेजेस को डिटेल में देखेंगे और आखिर में इससे बचने के उपायों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल,
जब हम सॉइल इरोजन कहते हैं तो इसका आखिर मतलब क्या होता है? चलिए इसकी मूल प्रक्रिया को समझते हैं। इसकी परिभाषा बहुत सरल है। सॉइल इरोजन वो प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के कण यानी सॉइल पार्टिकल्स प्राकृतिक कारकों जैसे पानी या हवा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। सिंपल भाषा में मिट्टी का अपनी जगह से हटना ही सॉइल इरोजन है। बिल्कुल। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 स्टेप्स हमेशा होते हैं। पहला है डिटैचमेंट, जिसका मतलब है मिट्टी के कणों का मिट्टी के पिंड से अलग होना। और दूसरा स्टेप है ट्रांसपोर्टेशन, यानी उन अलग हुए कणों का हवा या पानी के साथ बहकर दूसरी जगह चले जाना। जब तक ये दोनों स्टेप्स नहीं होंगे, हम उसे सॉइल इरोजन नहीं कहेंगे। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, हर तरह का इरोजन बुरा नहीं होता। इरोजन तो पृथ्वी पर करोड़ों सालों से हो रहा है। असली समस्या उसकी गति, उसकी स्पीड में है। इसी आधार पर हम इसे 2 भागों में बांटते हैं, नेचुरल और एक्सेलरेटेड। ये दोनों में मूल अंतर है। नेचुरल इरोजन, जिसे जियोलॉजिकल इरोजन भी कहते हैं, एक बहुत धीमी प्रक्रिया है। इसमें सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी बनने की दर सॉइल लॉस यानी मिट्टी के कटने की दर से ज्यादा होती है, इसलिए ये संतुलित रहती है। लेकिन एक्सेलरेटेड इरोजन में सॉइल लॉस की दर सॉइल फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा हो जाती है। ये एक असंतुलित और हानिकारक प्रक्रिया है। तो सवाल ये है कि ये प्रोसेस इतना तेज, इतना एक्सेलरेटेड क्यों हो गया है? इसके पीछे मुख्य कारण हम मनुष्य ही हैं। हमारी गतिविधियां जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, गलत तरीके से खेती करना, पशुओं द्वारा अत्यधिक चाराई यानी ओवरग्रेजिंग और शहरीकरण, इन सभी ने इस समस्या को बढ़ा दिया है। वैसे तो हवा और पानी दोनों ही इरोजन के एजेंट्स हैं, लेकिन एक एजेंट ऐसा है जो इस समस्या के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, खास करके भारत जैसे देश में जहां मॉनसून का इतना प्रभाव है। और वो एजेंट है पानी। ये आंकड़ा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। लगभग 80% सॉइल इरोजन सिर्फ पानी की वजह से होता है। इसलिए अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है तो पानी के इस प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब देखते हैं कि पानी से होने वाला ये नुकसान आगे कैसे बढ़ता है। वाटर इरोजन एक बार में नहीं होता, ये 4 अलग अलग स्टेजेस में आगे बढ़ता है। इसकी शुरुआत एक मामूली सी बारिश की बूंद से होती है, जो आगे चलकर एक भयंकर रूप ले सकती है। जी, और इसका सीक्वेंस, इसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली स्टेज है स्प्लैश इरोजन, उसके बाद आती है शीट इरोजन, फिर रेल इरोजन और अंत में सबसे गंभीर स्टेज है गली इरोजन। चलिए अब एक एक करके इन सब को समझते हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ से। स्टेज 1 स्प्लैश इरोजन। जब बारिश की एक बूंद आसमान से सीधे नंगी जमीन पर गिरती है तो वो एक छोटा सा धमाका करती है। इस इम्पैक्ट से मिट्टी के कण अपनी जगह से उछल जाते हैं, यानी डिटैच हो जाते हैं। ये वाटर इरोजन की सबसे पहली स्टेज है। इसके बाद आती है दूसरी स्टेज, जिसे कहते हैं शीट इरोजन। जब बारिश का पानी खेत में एक पतली सी परत यानी एक शीट के रूप में बहता है तो वो अपने साथ टॉप सॉइल की एक यूनिफॉर्म लेयर को बहा ले जाता है। ये टॉप सॉइल ही जमीन का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता है। और ये पॉइंट एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीट इरोजन को साइलेंट किलर या किसानों की मौत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इतनी धीरे धीरे और एक समान रूप से होता है कि किसान को आमतौर पर इसका पता ही नहीं चलता, लेकिन ये उसकी जमीन की सारी फर्टिलिटी, सारे पोषक तत्व को बहा ले जाता है। अगर शीट इरोजन को ना रोका जाए तो बहता हुआ पानी अब छोटी छोटी नालियां बनाना शुरू कर देता है। ये नालियां उंगलियों जैसी दिखती हैं। इस स्टेज को हम कहते हैं स्टेज 3 रिल इरोजन। अच्छी बात यह है कि इस स्टेज तक नुकसान को काबू किया जा सकता है। एक किसान सामान्य जुताई या टिलेज ऑपरेशन से इन रिल्स को मिटा सकता है। लेकिन अगर उन रिल्स पर भी ध्यान ना दिया जाए तो वो समय के साथ बड़ी और गहरी होती जाती हैं, और तब आती है स्टेज 4 गली इरोजन। ये रिल इरोजन की ही एडवांस स्टेज है। ये गड्ढे इतने बड़े हो जाते हैं कि उन्हें नॉर्मल जुताई से ठीक नहीं किया जा सकता। जमीन खेती के लिए बेकार हो जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चंबल के बीहड़ या रवीन्स। तो ये जो नुकसान की कहानी हमने देखी, ये काफ़ी निराशाजनक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम इससे लड़ सकते हैं। हमारे पास मिट्टी को बचाने के लिए उपाय हैं। चलिए अब उन कंजर्वेशन मेजर्स पर बात करते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है
तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सॉइल कंजर्वेशन के उपायों को हम मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं और इसका आधार है ज़मीन का ढलान यानी स्लोप। ये बहुत महत्वपूर्ण क्लासिफिकेशन है। अगर ज़मीन का स्लोप 2% से कम है तो हम एग्रोनॉमिक मेजर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर स्लोप 2% से ज़्यादा हो तो हमें मैकेनिकल मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल, एग्रोनॉमिक मेजर्स में हम खेती करने के तरीकों में ही बदलाव लाते हैं, जैसे कवर क्रॉप्स लगाना यानी ज़मीन को घास या दलहनी फसलों से ढकना, या फिर मल्चिंग करना मतलब फसल के अवशेषों से ज़मीन पर एक परत बिछाना। इससे बारिश की बूंदें सीधे मिट्टी से नहीं टकराती और पानी का बहाव भी धीमा हो जाता है। अब आते हैं मैकेनिकल मेजर्स पर। यह ज़्यादातर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। एग्जाम के लिए इस टेबल में दिए गए स्लोप परसेंटेजेस को याद करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिए, कॉन्टोर बंडिंग 6% तक के स्लोप के लिए प्रभावी है। जिंक टेरेसिंग, जो कि चाय के बागानों में आम है, 3 से 10% स्लोप के लिए उपयुक्त है। और बेंच टेरेसिंग, जिसे हम सीढ़ी नुमा खेती भी कहते हैं, ये 16 से 33% तक के ढलान पर की जाती है। तो है इस पूरी चर्चा के अंत में हम इस सवाल पर आते हैं। हमने जाना कि शीट इरोजन, जो हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी को बहा ले जाता है, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक है और सबसे कम दिखाई देता है। इसका मतलब साफ है, अपनी मिट्टी को बचाने के लिए हमें सिर्फ नए तरीके अपनाने नहीं होंगे, बल्कि ज़मीन को देखने का अपना नज़रिया, अपनी जागरूकता भी बदलनी होगी। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रेगुलर रिवीजन करते रहें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोवेस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सॉइल साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, विंड इरोजन यानी वायु क्षरण। आप जानते हैं कि इंडिया के एक बड़े हिस्से में, खास करके एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में, ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। हम आशा करते हैं कि आप इस लेक्चर से अपने नोट्स बनाएंगे और कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। बिल्कुल सर, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चाहे वो ICR JRF हो, SRF हो या स्टेट एग्रीकल्चर ऑफिसर का पेपर, विंड इरोजन के मैकेनिज्म और उसके कंट्रोल मेजर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि डेजर्ट या मरुस्थल बस वहाँ बनता है जहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। एक एक्टिव प्रोसेस है जिसे हम डेजर्टिफिकेशन कहते हैं, जिसमें उपजाऊ ज़मीन यानी फर्टाइल लैंड धीरे धीरे अनुपजाऊ यानी अनप्रोडक्टिव बन जाती है। और इस प्रोसेस का एक मुख्य कारण है हवा यानी विंड। करेक्ट सर। डिजर्टिफिकेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेटिक वेरिएशंस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज है। और इस लैंड डिग्रेडेशन में सॉइल का वायु द्वारा क्षरण यानी विंड इरोजन सबसे प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म सॉइल इरोजन। इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है the process of detachment and transportation of soil particles from one place to another through the action of wind or water. यहाँ 2 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है जिनको आपको नोट करना है, डिटैचमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। डिटैचमेंट का मतलब है सॉइल के कणों का अपनी जगह से उखड़ना या अलग होना। जैसे जब खेत खाली पड़ा हो और तेज हवा चले तो मिट्टी के ऊपरी कण यानी पार्टिकल्स ढीले पड़कर अलग हो जाते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है कि वो अलग हुए कण हवा के साथ उड़कर कहीं और चले जाते हैं। इन्हीं 2 प्रोसेसेस को मिलाकर सॉइल इरोजन बनता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये मिट्टी उड़ती है तो इससे खेती को, हमारी सॉइल को क्या नुकसान होता है? आखिर इस प्रोसेस में सॉइल का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है और ये समस्या कहाँ सबसे गंभीर है? इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, वायु क्षरण सबसे ज्यादा उन जगहों पर होता है जहां जमीन सूखी हो, वनस्पति या वेजिटेशन कम हो और मिट्टी के कण आपस में बंधे हुए ना हों। इसलिए इंडिया के एरिड यानी शुष्क और सेमी एरिड यानी अर्ध शुष्क क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कुछ हिस्से जहां थार मरुस्थल का विस्तार है। वहां मिट्टी में मॉइस्चर और ऑर्गेनिक मैटर दोनों कम होता है, इसलिए हवा उसे आसानी से उड़ा ली जाती है। एक इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट यहाँ नोट करना है। अकॉर्डिंग टू ICAR, इंडिया का लगभग 12.8 मिलियन हेक्टेयर एरिया विंड इरोजन से प्रभावित है। ये डेटा एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हवा सब कुछ नहीं उड़ाती, वो मिट्टी के सबसे महत्वपूर्ण और हल्के हिस्सों को चुनकर ले जाती है। इसमें आते हैं सिल्ट,
क्ले और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर, जैविक पदार्थ। सर, इसको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं। सॉइल पार्टिकल्स को साइज के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है। क्ले पार्टिकल्स का साइज 0.02 mm से कम होता है। ये सबसे छोटे होते हैं और इनकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, जिसे हम कैटियन एक्सचेंज कैपेसिटी या CEC कहते हैं, सबसे ज्यादा होती है। सिल्ट पार्टिकल्स 0.02 माइनस 0.05 mm भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक मैटर तो सॉइल की जान है, जो सॉइल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी दोनों बनाता है। एसेंशियली विंड रिमूव्स द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द सॉइल। तो सोचिए, जब हवा ने मिट्टी का क्रीम यानी सबसे उपजाऊ हिस्सा ही उड़ा दिया तो पीछे क्या बचेगा? जब सारी हल्की और उपजाऊ चीजें क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक मैटर उड़ जाते हैं तो पीछे सिर्फ भारी कण यानी हेवी पार्टिकल्स बच जाते हैं, जो होते हैं सैंड या रेत। इन सैंड पार्टिकल्स की ना तो पानी रोकने की क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है और ना ही इनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। धीरे धीरे यही उपजाऊ जमीन बंजर रेतीली जमीन में बदल जाती है। टेक्निकली इस प्रोसेस में हम सॉइल प्रोफाइल का सबसे इंपॉर्टेंट लेयर ए होराइजन या जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं उसको खो देते हैं और टॉप सॉइल को दोबारा बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। दिस इज अ प्रैक्टिकली इरिवर्सिबल लॉस। अब हम इसके मैकेनिज्म यानी इसकी क्रियाविधि को समझेंगे। हवा मिट्टी के कणों को कैसे उठाती है और आगे ले जाती है। ये प्रोसेस पार्टिकल के साइज और हवा की स्पीड पर डिपेंड करता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, आगे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसी पर बेस्ड हैं। मुख्य रूप से इसके 3 मैकेनिज्म्स हैं। विंड इरोजन के 3 प्राइमरी मैकेनिज्म्स होते हैं जो पार्टिकल साइज पर बेस्ड हैं। इनके नाम हैं, पहला सरफेस क्रीप, दूसरा सॉल्टेशन और तीसरा सस्पेंशन। ये तीनों नाम और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल साइजेस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अपने नोट्स में एक टेबल बनाकर लिख लीजिए। हाँ, इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे पार्टिकल साइज के अनुसार। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े पार्टिकल्स की मूवमेंट की। सबसे पहला मैकेनिज्म है सरफेस क्रीप। ये उन सॉइल पार्टिकल्स के लिए है जिनका डायमीटर 0.5 mm से 1 mm के बीच होता है। ये कंपैरेटिवली बड़े और भारी कण होते हैं। क्योंकि ये पार्टिकल्स हैवी होते हैं, हवा इनको ऊपर नहीं उठा पाती, तो ये जमीन की सतह पर ही रोल करते हैं या सड़कते हैं। इसको हम कहते हैं क्रीप या रेंगना, जैसे एक छोटी बॉल को जमीन पर फूंक मारकर आगे बढ़ाना। ये कुल इरोजन का लगभग 5 से 25% हिस्सा होता है। ये मूवमेंट स्लो होता है पर सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ सॉइल को मूव कर सकता है। तीसरा मैकेनिज्म है सस्पेंशन। ये सबसे छोटे पार्टिकल्स के लिए है जिनका डायामीटर 0.1 mm से भी कम होता है। इसमें मुख्य रूप से क्ले और फाइन सिल्ट पार्टिकल्स आते हैं। सस्पेंशन का मतलब ही है हवा में लटकना। ये कण इतने हल्के होते हैं कि जब एक बार हवा इन्हें उठा देती है तो ये नीचे नहीं आते और हवा के साथ ही बहते रहते हैं। जो आप आंधी या धूल भरे तूफान डस्ट स्टॉर्म्स देखते हैं वो सस्पेंशन के कारण ही होता है। और याद रखें, ये सबसे उपजाऊ कण है जो हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जिससे हमारे खेत को परमानेंट नुकसान होता है। तो हमने सबसे बड़े पार्टिकल्स सरफेस क्रीप और सबसे छोटे पार्टिकल्स सस्पेंशन की मूवमेंट को समझा। लेकिन इन दोनों के बीच के जो मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स हैं, उनका मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और डिस्ट्रक्टिव होता है। उस प्रोसेस को कहते हैं सॉल्टेशन और हम अब उसे डिटेल में समझेंगे। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है सॉल्टेशन। ये मीडियम साइज्ड पार्टिकल्स के लिए है जिनका डायमीटर 0.1 से 0.5 mm के बीच होता है। द वर्ड सॉल्टेशन कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सॉल्टारे, जिसका मतलब होता है टू जंप या टू लीप। ये एक बहुत अच्छा मेमोरी टिप है। इस प्रोसेस में मिट्टी के कण हवा से उठकर थोड़ी दूर तक एक जंपिंग मोशन में आगे बढ़ते हैं, जैसे एक फ्रॉग जंप करता है। कण ऊपर उठता है, कुछ दूरी तय करता है और फिर ग्रेविटी के कारण नीचे जमीन पर आ गिरता है। यह जमीन से थोड़ी ही ऊंचाई पर जनरली लेस देन 30 सेंटीमीटर उछल कूद करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। विंड इरोजन से जितनी भी मिट्टी ट्रांसपोर्ट होती है उसका 50 से 75% यानी 50 to 75% अकेले सॉल्टेशन प्रोसेस से होता है। इसलिए इसे विंड इरोजन का डोमिनेंट मैकेनिज्म माना जाता है। प्लीज इस फिगर को हाईलाइट कर लीजिए। सोचिए, 3/4 यानी 3/4 तक का नुकसान सिर्फ इस एक प्रोसेस से हो रहा है। इसलिए सॉल्टेशन को कंट्रोल करना विंड इरोजन को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब ये इतना डिस्ट्रक्टिव क्यों है?
क्योंकि जब एक उछलता हुआ कण यानी सॉल्टिंग पार्टिकल जमीन से टकराता है तो वो एक छोटे हथौड़े की तरह काम करता है। इस इम्पैक्ट से उस जगह से दूसरे कण भी अपनी जगह से हिल जाते हैं। जो बहुत छोटे और हल्के कण होते हैं वो इस टक्कर से उछलकर हवा में चले जाते हैं। ये हो गया सस्पेंशन। और जो भारी कण होते हैं वो इस धक्के से आगे सरक जाते हैं। ये हो गया सरफेस क्रीप। So, we can say that saltation is the key process which initiates or triggers both suspension and surface creep. इसके बिना बाकी दो process उतने effective नहीं होते. This is a very important concept. तो अब जब हमने समस्या और उसकी पूरी क्रियाविधि को समझ लिया है तो अब हम इसके सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं, इसका मैनेजमेंट। हम वायोक्षरण को कैसे रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। विंड इरोजन कंट्रोल में दो टर्म्स बहुत कॉमन हैं, विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट। अब विंड ब्रेक या वायुरोधक कोई भी फिजिकल बैरियर हो सकता है, जैसे दीवार, फेंस या झाड़ियों की लाइन जो हवा की गति को कम करने के लिए बनाया गया हो। और शेल्टर बेल्ट या रक्षक मेखला एक स्पेशल टाइप का विंड ब्रेक है जिसमें हम पेड़ों, ट्रीज और झाड़ियों, श्रब्स की कई रोज लगाते हैं। ये एक लिविंग बैरियर है। हमेशा याद रखें, शेल्टर बेल्ट को प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री के एंगल पर लगाया जाता है ताकि वो हवा को आगे बढ़ने से रोक सके। इंडिया में इसके लिए नीम, शीशम, बाबूल, कैसुरीमे जैसे पेड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। बैरियर्स के अलावा कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं। पहला है कवर क्रॉपिंग, मतलब खेत को कभी खाली ना छोड़ें। फसल काटने के बाद कोई ऐसी फसल लगा दे जैसे मूंग या लोबिया, काउपी, जो जमीन को ढक कर रखे। दूसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग या पट्टीदार खेती। इसमें हम एक पट्टी या स्ट्रिप में इरोजन ससेप्टेबल क्रॉप जैसे बाजरा लगाते हैं और उसके बगल में एक पट्टी में इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप जैसे कोई घास या दलहन लगाते हैं। ये हवा के फ्लो को तोड़ता है। और तीसरा बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, मेंटेनिंग सॉइल मॉइस्चर। गीली मिट्टी सूखी मिट्टी के मुकाबले भारी होती है और उसके कण आपस में चिपके रहते हैं। इसलिए इरिगेशन, स्टबल मल्चिंग जैसी प्रैक्टिसेस से सॉइल में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तो इन सभी कंट्रोल मेजर्स का आधार दो मुख्य सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स पर टिका है। पहला, रिड्यूस द विंड वेलोसिटी नियर द ग्राउंड सरफेस, हवा की गति को जमीन के पास कम करो। और दूसरा, कवर द सॉइल सरफेस, जमीन की सतह को ढक कर रखो। बिल्कुल, चाहे आप पेड़ रला रहे हैं यानी शेल्टर बेल्ट, या आप स्ट्रिप क्रॉपिंग कर रहे हैं या मल्चिंग कर रहे हैं, आप इन्हीं दो में से कोई एक या दोनों काम कर रहे हैं। यही विंड इरोजन मैनेजमेंट का कोर कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने विंड इरोजन के टॉपिक को काफी डिटेल में समझा। हमने इसकी डेफिनेशन, इसके 3 मैकेनिज्म्स, सरफेस क्रीप, सस्पेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्टेशन, और इसके कंट्रोल के 2 मुख्य सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। आप लोग इन तीनों मैकेनिज्म्स के पार्टिकल साइज रेंजेस और सॉल्टेशन का परसेंटेज कंट्रीब्यूशन जो कि 50 से 75% है, जरूर रिवाइज करें। शेल्टर बेल्ट और विंड ब्रेक के बीच का डिफरेंस भी क्लियर होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि यह लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बायोवेज एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायोएस एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, प्लांट न्यूट्रिशन की सीक्रेट लैंग्वेज के बारे में। सोचिएगा कभी कि पौधे भी हमसे बात करते हैं। वो बोल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी तकलीफ, अपनी ज़रूरत उनकी पत्तियों के रंग और ढंग से बताते हैं। और आज हम उनकी इसी साइलेंट लैंग्वेज को डीकोड करना सीखेंगे, एक डिटेक्टिव की तरह। चलिए एक कॉमन सिचुएशन लेते हैं जो आपने अपने खेत में या घर के गमलों में ज़रूर देखी होगी। एक पौधा है, बिल्कुल हरा भरा, अच्छी ग्रोथ कर रहा था, और अचानक उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, येलोइंग हो रही है। तो ये पौधा आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ये एक SOS सिग्नल है, एक डिस्ट्रेस कॉल है। पर किस चीज़ के लिए? यही मिस्ट्री है जिसे हम आज सॉल्व करने वाले हैं। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हम एक पूरा डायग्नोस्टिक फ्रेमवर्क बनाएंगे। पहले हम प्लांट के बेसिक सिग्नल को समझेंगे, फिर सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जिसे हम मोबिलिटी मास्टर की कहते हैं उसको सीखेंगे। उसके बाद हम 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के केस फाइल स्टडी करेंगे, और आखिर में एक शॉर्ट फील्ड गाइड बनाएंगे जो आपको क्विक रिवीजन में काम आएगी। तो सबसे पहले ये जो पत्तियों का पीला होना है, ये सिर्फ येलोइंग नहीं है, इसका एक साइंटिफिक नाम है, और ये सबसे कॉमन सिग्नल है जो एक पौधा तकलीफ में होने पर देता है।
जी बिल्कुल, इस येलोइंग ऑफ लीफ टिश्यू को क्लोरोसिस कहते हैं। CHLOROSIS, क्लोरोसिस। ये इसलिए होता है क्योंकि लीफ टिश्यू में क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। आप जानते हैं, क्लोरोफिल वो ग्रीन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। जब प्लांट को कोई वाइटल न्यूट्रिएंट नहीं मिलता तो सबसे पहला और सबसे कॉमन सिग्नल जो वो देता है वो है क्लोरोसिस, यानी पत्तियों का पीला पड़ना। लेकिन सिर्फ ये जान लेना कि प्लांट में क्लोरोसिस है काफी नहीं है। असली क्लू, हमारी डायग्नोसिस का जो मास्टर की है, वो ये नहीं है कि सिम्टम क्या है, बल्कि ये है कि सिम्टम पौधे के किस हिस्से में दिख रहा है। लोकेशन इज एवरीथिंग। और यहीं पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, न्यूट्रिएंट मोबिलिटी। इसका मतलब है कि कोई न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह कितनी आसानी से मूव कर सकता है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो समझो आपने ज्यादातर न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज को डायग्नोज करने का तरीका सीख लिया। जी, इसको ऐसे समझिए, हाईली मोबाइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ मूव कर सकते हैं। इसीलिए इनके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हमेशा पौधे के नीचे के हिस्से यानी ओल्ड/लोअर लीव्स पर दिखते हैं। इसके ऑपोजिट इमोबाइल न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम और बोरॉन मूव नहीं कर पाते, इसीलिए उनकी डेफिशिएंसी नए ग्रोथ यानी टर्मिनल बड पर दिखती है। और जो लेस मोबाइल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, मैंगनीज, कॉपर, उनके सिम्टम्स न्यू या अपर लीव्स पर नजर आते हैं। लोकेशन से ही न्यूट्रिएंट का पता चलता है। चलिए अब हमारा पहला केस फाइल देखते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट से, नाइट्रोजन। आप इसे पौधे का ग्रोथ इंजन मान सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इंडियन एग्रीकल्चर में नाइट्रोजन को यूनिवर्सली डेफिशिएंट माना जाता है। मतलब अगर आप खेती कर रहे हैं तो ये सवाल नहीं है कि नाइट्रोजन डालना है या नहीं, सवाल ये है कि कितना डालना है। नाइट्रोजन इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये प्रोटीन्स और अमाइनो एसिड्स का एसेंशियल कंपोनेंट है। ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है। डीएनए और आरएनए भी नाइट्रोजन से ही बनते हैं। इसके अलावा ये पौधे में विगरस वेजिटेटिव ग्रोथ यानी तेजी से बढ़ावा प्रमोट करता है और पौधों को उनका गहरा हरा रंग देता है। तो इसका सिग्नेचर सिम्टम क्या है? हमने अभी सीखा कि नाइट्रोजन हाईली मोबाइल है, इसलिए इसके सिम्टम्स हमेशा नीचे की पुरानी पत्तियों पर दिखेंगे। और इसका एक क्लासिक साइन है लीफ के टिप यानी नोक से शुरू होकर वी शेप में येलोइंग होती है जो पत्ती के बीच में नीचे की तरफ बढ़ती है। ये बिल्कुल क्लासिक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है। हमारा अगला न्यूट्रिएंट है फास्फोरस, और इसका एक बहुत ही पावरफुल निकनेम है जिससे इसकी इंपॉर्टेंस साफ जाहिर हो जाती है। इसे की ऑफ लाइफ कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि फास्फोरस एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक कोर कंपोनेंट है। एटीपी को सभी लिविंग सेल्स की एनर्जी करेंसी माना जाता है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल। बिना फास्फोरस के एटीपी नहीं बनेगा, बिना एटीपी के एनर्जी नहीं होगी, और बिना एनर्जी के लाइफ पॉसिबल नहीं। एग्जाम के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी के अलावा फास्फोरस जड़ों के विकास यानी रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही ये पौधे की रिप्रोडक्टिव फेज जैसे दाना बनाने और भरने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये फसल को जल्दी पकने यानी अर्ली मैच्योरिटी में भी मदद करता है। तो इसका सिग्नल क्या है? फास्फोरस भी एक मोबाइल न्यूट्रिएंट है, इसलिए इसके सिम्टम्स भी लोअर या ओल्डर लीव्स पर ही दिखते हैं। लेकिन येलोइंग के बजाय आपको एक अलग रेडिश पर्पल डिस्कलरेशन दिखेगा। पत्तियां लाल बैंगनी रंग की हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी की कमी से प्लांट शुगर्स को ठीक से यूज नहीं कर पाता और एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट अक्यूमुलेट हो जाता है। हमारा तीसरा मेजर न्यूट्रिएंट है पोटेशियम। अगर नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए है और फास्फोरस एनर्जी के लिए, तो पोटेशियम पौधे का प्रोटेक्टर है, उसका क्वालिटी गार्ड या क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। पोटेशियम से जुड़े दो यूनिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है लग्जरी कंजम्पशन। इसका मतलब है कि प्लांट जरूरत से कहीं ज्यादा पोटेशियम अब्सॉर्ब कर लेता है लेकिन उससे यील्ड में कोई इंक्रीज नहीं होता। और दूसरा है हिडन हंगर, जिसमें पोटेशियम की कमी से यील्ड का भारी नुकसान हो जाता है लेकिन कोई भी विजिबल सिम्टम दिखाई नहीं देता। इसीलिए इसकी डिफिशियंसी को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पोटेशियम का मेन काम प्लांट का स्ट्रक्चर बनाना नहीं बल्कि उसके प्रोसेसेस को रेगुलेट करना है। ये स्टोमाटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है जिससे वाटर मूवमेंट रेगुलेट होता है। ये पौधे को बीमारियों और स्ट्रेस जैसे सूखा से लड़ने की शक्ति देता है। ये 60 से ज्यादा एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है
और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये क्रॉप की ओवरऑल क्वालिटी जैसे फल का साइज, रंग और शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाता है। इसलिए इसे क्वालिटी एलिमेंट भी कहते हैं। पोटेशियम मोबाइल है तो इसके सिम्टम्स भी नीचे की पत्तियों पर ही दिखेंगे। इसका सिग्नेचर सिम्टम बिल्कुल साफ है। पत्ती के किनारे यानी मार्जिन्स जले हुए या स्कॉच दिखते हैं। ऐसा लगेगा जैसे पत्ती के किनारे जल गए हैं, जबकि पत्ती का बीच का हिस्सा हरा रह सकता है। ये एक बहुत स्पेसिफिक साइन है। ठीक है, तो हमने अपने तीनों टॉप सस्पेक्ट्स को डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब इन सभी इन्फॉर्मेशन को एक सिंपल डायग्नोस्टिक टूल में कंबाइन करते हैं, जिसे आप फील्ड में या एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। तो की टेकअवे ये है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों ही मोबाइल हैं, इसलिए इनके सिम्टम्स हमेशा पुरानी यानी लोअर लीव्स पर ही दिखेंगे। असली पहचान उनके विजुअल पैटर्न से होगी। अगर आपको वी शेप येलोइंग दिखे तो वो नाइट्रोजन है, अगर पत्तियां लाल बैगनी हो रही हैं तो वो फास्फोरस है, और अगर किनारे जले हुए लग रहे हैं तो वो पोटेशियम की डिफिशियंसी है। बिल्कुल आसान 3 स्टेप डायग्नोसिस। लेकिन खत्म करने से पहले एक बोनस कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं जो अक्सर कंफ्यूज करता है, इंटरवीनल क्लोरोसिस। ये एक खास तरह की येलोइंग है। इसमें पूरी पत्ती पीली नहीं होती, बल्कि वेन्स के बीच का हिस्सा पीला हो जाता है, जबकि वेन्स हरी रहती हैं। एक जाल जैसा पैटर्न बन जाता है। ये मैग्नीशियम, आयरन और मैंगनीज जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी का संकेत है। तो इस केस को कैसे सॉल्व करेंगे? वापस हमारी मास्टर की यानी मोबिलिटी पर आते हैं। अगर आपको इंटरवेनल क्लोरोसिस का पैटर्न पुरानी यानी लोअर लीव्स पर दिखे तो इसका कल्प्रिट मैग्नीशियम है, क्योंकि वो मोबाइल है। लेकिन अगर बिल्कुल वही पैटर्न नई यानी अपर लीव्स पर दिखे तो ये साफ साफ आयरन की कमी का सिग्नल है, क्योंकि आयरन इमोबाइल है। इससे हमारा कोर आइडिया फिर से रीएनफोर्स होता है, लोकेशन इज एवरीथिंग। तो एक पीली पत्ती सिर्फ एक पीली पत्ती नहीं होती, वो एक मैसेज है, मदद के लिए एक पुकार है, जिसे समझने का टूल अब आपके पास है। सिर्फ ये देखकर कि सिम्टम कहाँ है और कैसा दिखता है, आप पौधों की इस साइलेंट लैंग्वेज को डिकोड कर सकते हैं। अगली बार जब आप किसी पौधे को तकलीफ में देखेंगे तो आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक पजल दिखेगा, जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि वो और कौन से राज हैं जो हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सोचना ज़रूर, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, बायो इज एग्री फॉरेस्ट्री एकेडमी के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने सोचा है कभी कि किसान नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके सब कुछ ठीक से डाल रहा है, फिर भी फसल कमजोर क्यों रह जाती है? इसके पीछे एक हिडन हंगर है, एक ऐसी छिपी हुई भूख जो प्लांट को अंदर से कमजोर कर देती है। आज हम इसी छिपी हुई भूख यानी प्लांट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल से समझेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, एक किसान सोचता है मैंने सब कुछ A1 किया है, धूप बराबर, पानी बराबर और एनपीके जैसी मेजर फर्टिलाइजर्स भी टाइम पर दी हैं, लेकिन फिर भी जो उपज होनी चाहिए वो नहीं हो रही। मिसिंग क्या है? इसका जवाब दोस्तों क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में है। ये इस बारे में नहीं है कि प्लांट को कितना खाना मिल रहा है, बल्कि इस बारे में है कि उसे सही तरह का खाना मिल रहा है या नहीं। यहाँ आती है हमारी आज की कहानी के हीरोज की एंट्री, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत प्लांट को बहुत ही कम ट्रेस अमाउंट्स में होती है। एग्जाम के लिए याद रखें, इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm में होती है। लेकिन इनकी क्वांटिटी पर मत जाइए। इनकी कमी से प्लांट के ज़रूरी फंक्शंस जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एकदम रुक सकते हैं। ये समझ लीजिए कि ये वो छोटी छोटी चाबियां हैं जो प्लांट की असली पोटेंशियल का ताला खोलती हैं। तो चलिए पहला केस स्टडी देखते हैं। जिंक, जिसे हम ग्रोथ रेगुलेटर भी कह सकते हैं, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक छोटी सी चीज़ प्लांट की शुरुआती डेवलपमेंट पर कितना बड़ा असर डाल सकती है। आइए देखते हैं कि जिंक इतना ज़रूरी क्यों है। तो जिंक का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट कहाँ है? ये एक बहुत ज़रूरी प्लांट हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सिन, उसको बनाने में हेल्प करता है। अब आप सोचेंगे कि ऑक्सिन क्या है? इसको आप प्लांट का ग्रोथ सिग्नल समझ सकते हैं। लॉजिक बहुत सिंपल है, जिंक नहीं तो ऑक्सिन नहीं बनेगा, और अगर ऑक्सिन नहीं तो प्लांट की ग्रोथ, उसकी बढ़वार रुक जाएगी। ये एक सीधा साधा कनेक्शन है और इसका असर बहुत आसानी से दिखता है। अगर आप एक हेल्दी स्वस्थ धान के पौधे को देखें तो वो एकदम हरा भरा और तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा।
लेकिन जिस धान के पौधे में जिंक की कमी है, जिसमें खैरा डिजीज हो गया है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, पौधा छोटा रह जाता है और पत्तियों का रंग पीला भूरा सा हो जाता है। ये एकदम साफ साफ दिखाता है कि जब वो ग्रोथ रेगुलेटर गायब हो तो क्या हाल होता है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान में, खैरा डिजीज तो इतना फेमस है कि पहले एग्जाम्स में ये गारंटीड सवाल होता था, एक फ्री का नंबर, क्योंकि हर स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता था कि उसे ये पता हो। इसके अलावा मक्का यानी मेज में व्हाइट बड का होना भी जिंक डेफिशिएंसी का एक क्लासिक साइन है। और एक जनरल सिम्टम है इंटरवीनल क्लोरोसिस। क्लोरोसिस का मतलब है येलोइंग और इंटरवीनल का मतलब है वेन्स के बीच में। तो पत्तियों की जो नसें हैं उनके बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है। ये सभी जिंक की कमी के लक्षण हैं। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे केस स्टडी पर, बोरॉन। इसे मैं क्रिटिकल बिल्डर कहना पसंद करता हूँ। अगर जिंक ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा था, तो बोरॉन का काम है प्लांट में मजबूत स्ट्रक्चर बनाना, सेल वॉल्स को ताकत देना, और इससे भी जरूरी, ये प्लांट की रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्षमता को आगे बढ़ाता है। बोरॉन के दो बहुत ही खास काम हैं। पहला, ये एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जो शुगर और एनर्जी पत्तियों में बनती है, उसे प्लांट के दूसरे हिस्सों तक, जैसे कि फल तक, पहुंचाता है। इस प्रोसेस को शुगर ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और दूसरा, इसका सबसे जरूरी काम है रिप्रोडक्शन में। बोरॉन के बिना पोलन यानी परागकण आसानी से जर्मिनेट नहीं कर पाता, और अगर पॉलिनेशन ही फेल हो गया तो ना फल बनेगा ना बीज। किसान के लिए तो ये सीधा सीधा नुकसान है। अच्छा, अब ये एक फील्ड टिप है जो सीधे एग्रोनॉमिस्ट से आती है। इसे हमेशा याद रखिए। अगर आप किसी खेत में जाते हैं और देखते हैं कि फल फट रहे हैं, उनमें क्रैकिंग हो रही है, तो 99% चांस है कि ये बोरॉन की कमी से है। ये सबसे आसान तरीका है बोरॉन की कमी को पहचानने का। क्यों? क्योंकि फल का फटना सीधा सीधा स्ट्रक्चरल कमजोरी का नतीजा है। सेल वॉल्स मजबूत नहीं है, और ये डिपार्टमेंट बोरॉन का है। चलिए, बोरॉन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लेते हैं जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला फैक्ट, ये सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अकेला नॉन मेटल है। एकदम यूनिक पॉइंट है। इसकी कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग होती है, जिसमें उसका हेड भूरा पड़ जाता है। अंगूर में एक डिसऑर्डर होता है जिसे हैन एंड चिकन डिजीज कहते हैं, जिसमें एक ही गुच्छे में कुछ अंगूर बड़े और कुछ छोटे रह जाते हैं। और चुकंदर यानी शुगर बीट में हार्ट रॉट भी बोरॉन की कमी से होता है। ये सारे डिसऑर्डर्स आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। हमारा तीसरा और आखिरी केस स्टडी है मैंगनीज। ये बहुत ही दिलचस्प है। हम इसे ड्यूअल एज्ड सोर्ड यानी दो धारी तलवार कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंगनीज के केस में खतरा सिर्फ उसकी कमी से नहीं है, बल्कि उसकी ज्यादती यानी टॉक्सिसिटी भी उतनी ही खतरनाक हो सकती है। दोनों ही सिचुएशंस में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंगनीज काम कैसे करता है? इसको आप प्लांट के मेटाबॉलिक इंजन का स्पार्क प्लग समझ सकते हैं। ये जरूरी एंजाइम्स के लिए एक एक्टिवेटर या कोफैक्टर की तरह काम करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एंजाइम है नाइट्रेट रिडक्टेज, जो प्लांट के लिए नाइट्रोजन को यूज करने में बहुत जरूरी है। लेकिन इस एंजाइम को ऑन करने के लिए, उसकी चाबी घुमाने के लिए मैंगनीज की जरूरत पड़ती है। मैंगनीज के बिना ये एंजाइम ऑफ रहता है और प्लांट अपने सबसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स में से एक नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। और यहाँ पर आप इसकी दो धारी तलवार वाले नेचर को साफ साफ देख सकते हैं। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है। अगर मैंगनीज थोड़ा सा कम हो गया तो जौ और ओट्स जैसी फसलों में ग्रे स्पिक डिजीज हो जाता है। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ये जहरीला यानी टॉक्सिक हो जाता है, और उससे बिल्कुल अलग प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कपास में क्रिंकल लीफ डिजीज। ये हमें याद दिलाता है कि न्यूट्रिशन में हमेशा ज्यादा बेहतर नहीं होता। तो हमने इस छिपी हुई भूख के 3 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को देखा। चलिए अब इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ते हैं और एक सिंपल डायग्नोस्टिक गाइड बनाते हैं, ताकि हम समझ सकें कि पौधे हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन के लिए ये चीट शीट देखते हैं। इसे जरूर नोट कर लीजिए। जिंक का नाम आते ही आपको ऑक्सिन हार्मोन और धान का खैरा डिजीज याद आना चाहिए। बोरॉन के लिए 2 चीजें याद रखें, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यानी मजबूती, और रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन, और इसका सबसे बड़ा साइन है फ्रूट क्रैकिंग। और मैंगनीज को हमेशा ड्यूल एज्ड सॉर्ट की तरह याद रखें, कमी से ग्रे स्पिक और ज्यादती से क्रिंकल लीफ। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आखिर में ये सब इतना मायने क्यों रखता है? बहुत सिंपल है। ये छोटे छोटे एलिमेंट्स फसल की पैदावार पर बहुत बड़ा असर डालते हैं।
एक भी माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी से किसानों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है और फूड सप्लाई कम हो सकती है। जब एक किसान या एक अग्रोनॉमिस्ट इन लक्षणों को पहचान लेता है तो वो अंदाजा लगाने की जगह सीधा सही इलाज कर सकता है। और बड़े पैमाने पर देखें तो इस हिडन हंगर को मैनेज करना सिर्फ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के लिए भी बेहद ज़रूरी है। और ये हमें एक आखिरी और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे हमारी दुनिया की आबादी बढ़ रही है, हमें अपने खेतों से पहले से कहीं ज़्यादा पैदावार चाहिए। जो कुछ हमने आज इस हिडन हंगर के बारे में जाना है, उसके बाद हम टेक्नोलॉजी और खेती के नए तरीकों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं ताकि हम पूरी दुनिया में अपनी मिट्टी के माइक्रोन्यूट्रिएंट हेल्थ को बेहतर तरीके से चेक कर सकें और मैनेज कर सकें। इस पर ज़रूर सोचिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अगले एक्सप्लेनर तक रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।